हेलो टू एवरीवन। तो ये सीरीज़ का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। कुछ टर्म्स थे उनको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए, तभी आपको सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो छोटे छोटे मिलते हैं जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो हमने लास्ट क्लास में चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही आप क्या बनाते हो, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, या इसी को आप बोल देते हो काइमेरा। ठीक, अब अगर मैं इस चीज़ को डिफाइन करूं कि काइमेरा क्या होता है, तो आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली रिकॉम्बिनेंट आर हाइब्रिड डीएनए। देखो हाइब्रिड एक टर्म एक नया आया, तो अभी आप इसको क्लियर करना। रिकॉम्बिनेंट आर हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल consisting of replicating DNA plus replicating DNA सेगमेंट भी आप बोल सकते हो, या रेप्लिकेटिंग डीएनए प्लस इंसर्शनल एलिमेंट। ठीक है, अब इस पूरे मॉलिक्यूल को ही आप क्या बोलते हो, सच हाइब्रिड मॉलिक्यूल कॉल्ड एज काइमेरा। अब देखो बेसिकली हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो काइमेरा मॉलिक्यूल होता है इसमें हाइब्रिड डीएनए होते हैं। हाइब्रिड डीएनए का मतलब टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डीएनए प्रेजेंट होता है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डीएनए प्रेजेंट होता है। ये बात क्लियर है सभी को। अब देखो होता क्या है कि जब आप किसी एक स्पेसिफिक, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड है इसलिए हम यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये इनकी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बात क्लियर है। तो ये आपका एक जीन कह सकते हैं, ठीक है, या इसको कुछ टाइम के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि डीएनए सेगमेंट है। अब इसमें इस जीन में आपने इस पार्ट को आइडेंटिफाई किया कि ये पार्ट क्या है, तो ये पार्ट वो पार्ट है जो आपको डिजायर है। ठीक है, तो डिजायरेबल डीएनए है, इतना पार्ट क्या है, डिजायरेबल डीएनए। ठीक, ये पूरा क्या है, आपका एक जीन सेगमेंट है। अब होगा क्या कि आप किसका यूज़ करोगे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का आप यूज़ करोगे, और इस इतने वाले पार्ट को आप क्या कर लोगे, कट करके रिमूव कर लोगे। तो ये आपका क्या हो गया, डिजायरेबल जीन या डिजायर्ड डीएनए, डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट।
ठीक है। अब देखो इस चीज को ट्रांसफर कौन करेगा? आपके पास सपोज एक बैक्टीरियल सेल है, सपोज क्या है आपके पास, एक बैक्टीरियल सेल है जो किसकी तरह बिहेव कर रही है? होस्ट सेल की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो होगा क्या कि इस डीएनए सेगमेंट को आपको इस बैक्टीरियल जो जीन है इसके साथ क्या करना है? इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये इस बैक्टीरिया का क्या है? जीनोम है, ठीक है, और ये एक तरह का होस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। अब देखो होगा क्या कि आपने अपने जीन में इंटरेस्ट वाला जो जीन था उसको आपने रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम से क्या किया? कट कर लिया। अब इसको आप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। लेकिन ट्रांसफर करोगे आप कैसे? तो अब यहीं पर एक टर्म आता है वेक्टर। तो वेक्टर बेसिकली होते क्या है कि ये जीन को कैरी करते हैं, ठीक है, जीन को कैरी करके ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो सपोज ये आप क्या है, आपका एक वेक्टर मॉलिक्यूल है और इस वेक्टर मॉलिक्यूल में एक स्पेसिफिक जीन सेगमेंट है, इसको आप क्या करोगे? कट करके क्या करोगे? रिमूव कर दोगे। कट करके आप क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। तो ये जीन सेगमेंट कुछ इस तरीके से होगा और फिर फाइनली आपने इसमें अपना जीन क्या कर दिया? इनकॉर्पोरेट कर दिया। आपने अपना डिजायरेबल जीन को क्या कर दिया? इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ये आपका क्या बना? ये आपका वेक्टर है और साथ में क्या है? आपका डिजायरेबल जीन है। अब ये क्या करेंगे? वेक्टर के पास एबिलिटी होती है कि वो जीन सेगमेंट को ट्रांसफर कर देता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा कि आपका यहाँ पर ये वेक्टर और साथ में इसके साथ क्या प्रेजेंट है? आपका डिजायरेबल जीन, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये फर्दर क्या करेगा? इससे इंटीग्रेट कर जाएगा और इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करेगा, फिर फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन करने लगेगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है वेक्टर। तो वेक्टर क्या है इसको चलो समझते हैं। तो वेक्टर जो है वो एक तरह का क्या होता है? अगर हम वेक्टर को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली ये एक तरह के प्लाज्मिड जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जीन्स होते हैं वो प्लाज्मिड की तरह काम करते हैं। तो ये बेसिकली वेक्टर क्या है? मेन पर्पस क्या है इनका? मेन पर्पस जो है टू कैरी द जीन सेगमेंट and transfer into the host cell या host organism ये बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्लाज्मिड जो होते हैं ना वो वेक्टर की तरह यूज किए जाते हैं। प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर की तरह यूज किए जाते हैं। और प्लाज्मिड है क्या? तो इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। मीन्स ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए other than genetic मटेरियल। ये बात सभी को क्लियर हो रहा है? अब देखो हमने इससे पहले अंडरस्टैंड किया था कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें हम दो चीज़ों को बहुत डिटेल में देखेंगे। एक तो है बच्चे क्या? आपका जीन क्लोनिंग और दूसरा पार्ट है जीन क्लोनिंग और दूसरा पार्ट है जीन का ट्रांसफ़र, ठीक है, जीन का ट्रांसफ़र। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को डिटेल में लेके चलता हूँ कि बेसिकली वेक्टर जो है ना वो जीन को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक आपका जो डिज़ायरेबल जीन है उसको कैरी कर करके ट्रांसफ़र कर रहा है होस्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम के एग्जाम्पल्स की बात करूं, रिस्ट्रिक्शन
एंजाइम्स, ये आइसोलेट कहाँ से होते हैं? आइसोलेट फ्रॉम बैक्टीरियल ओरिजिन, बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनका ओरिजिन क्या है? बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है? इनका रोल क्या है? रोल, या आप कह सकते हो इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन क्या है? टू कट द डिजायरेबल जीन और डीएनए सेगमेंट। जो आपके पास एक जीनोम है उसमें से स्पेसिफिक जीन को कट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कट करते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो इनके 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। अभी आप फिलहाल इनके कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लो, आगे की क्लास में मैं ये भी डिटेल में बताऊंगा कि इनको 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है हाइंड सेकेंड, ठीक है, इको R1, ठीक है। ये सभी क्या है? इको R1 और हाइंड 3 क्या है? एक तरह के एंजाइम्स। अब देखो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है रिप्रेजेंट करता है ये किस ऑर्गेनिज्म से आया है, सेकेंड अल्फ़ाबेट जो है उसके रिप्रेजेंटेशन करता है कि उनका जीनस क्या है और वो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर है। तो जैसे हाइंड सेकेंड को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सेकेंड इको एस्चेरिचिया कोलाई, और यहाँ पे स्ट्रेन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल लेके चलता हूँ कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। देखो नाम से क्लियर है कि जब भी हम बात करते हैं एंडो मीन्स ये इनसाइड कट करेगा और एक्सो मीन्स आउटसाइड कट करेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है और एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, सपोज आपके पास एक डीएनए सेगमेंट है जिसकी अपनी एक पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ये सभी क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। और सपोज ये आपके क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सपोज अगर यहाँ पर A है तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? थाइमीन है। यहाँ पर G है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? C है। एग्जैक्टली इसी की तरह से, क्योंकि डीएनए में एडेनिन हमेशा पेयर करता है आपके थाइमीन और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से फॉर्म करता है साइटोसिन, ठीक। और साथ में अगर मैं यहाँ पर भी इसको डिफाइन करूँ तो ये आपके क्या है? एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये आपस में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए। ये बात सभी को क्लियर है यहाँ पर? तो देखो ये आपके क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिकली 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने बहुत डिटेल्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो आप जा कर के वहाँ पर भी देख सकते हैं और वहाँ पर भी काफ़ी आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। बेसिक जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जीनोम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो ये एंडोन्यूक्लियस है ना, ये कहीं पे भी कट कर सकते हैं, कहीं पे भी कट कर सकते हैं इनसाइड, ठीक है। मीन्स इस डीएनए सेगमेंट के अंदर कहीं पे भी कट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ
यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कट कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कटिंग साइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसको छोड़ करके वो कहीं पे भी कट कर सकते हैं। मीन्स इस पे नहीं कट कर सकते हैं, इस पे नहीं कट कर सकते हैं, इस पे नहीं कट कर सकते हैं और इस पे नहीं कट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो है ये सिर्फ और सिर्फ एंड न्यूक्लियोटाइड पर कटिंग कॉज कर सकते हैं, बाकी इनसाइड कहीं पे भी कटिंग कॉज नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो इस रीजन में नहीं कट कर सकते हैं, अंदर कट करना है अगर डीएनए सेगमेंट्स के तो एंडोन्यूक्लियस आप एंजाइम यूज करोगे, और अगर एक्सटर्नल कटिंग करनी है एंड न्यूक्लियोटाइड्स पे कटिंग करनी है तो बेसिकली आप एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम पर कट करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, कटिंग साइट। तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो है वो कटिंग कहां कॉज करता है, एट द लास्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक्सो मीन्स ठीक है लास्ट न्यूक्लियोटाइड, और ये कहीं पे भी एक्सेप्ट एंड न्यूक्लियोटाइड के अलावा कहीं पे भी मिड में रीजन्स में कर सकता है कटिंग। ठीक है, ये बात तो सभी को क्लियर हो गया कि एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने अंडरस्टैंड किया कि हाइंड 3 क्या होते हैं और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा क्या होता है। तो इनको आप थोड़ा सा डिटेल्स में देखना। अब देखो, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स के टाइप्स को आपने अंडरस्टैंड किया कि रिस्ट्रिक्शंस एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ तो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं जब ये एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन डीएनए सेगमेंट, तो एंड्स कैसे जनरेट होते हैं। मींस सपोज यहां पर डीएनए को कट करने के बाद दो तरह के एंड्स जनरेट होते हैं। ठीक है, अब दो तरह के एंड्स कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है स्टैगर्ड एंड और एक होता है ब्लंट एंड। ठीक है, तो स्टिकी एंड्स या स्टैगर्ड एंड को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जब कटिंग कॉज होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट करते हैं डीएनए को। ठीक है, अब कटिंग कॉज होने के बाद अगर कुछ डीएनए इस तरीके से एंड्स बन रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास ये डीएनए सेगमेंट है और इस डीएनए सेगमेंट पे जब कटिंग कॉज हुई तो एक एंड यहाँ पर कटिंग कॉज हो रही है और दूसरा एंड यहाँ पर कटिंग कॉज हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर कटिंग कॉज होने के बाद जो स्ट्रक्चर्स बिल्डअप हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो तरह के एंड्स बिल्डअप हो रहे हैं। ठीक है, दो तरह के एंड्स, जब इस तरह के एंड्स जनरेट होते हैं तो इसी को आप बोल देते हो स्टिकी एंड, और दूसरा एंड अगर डीएनए में कटिंग एग्जैक्टली एक पॉइंट पर होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये डीएनए है और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर होता है तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बिल्डअप होंगे। तो जब इस तरह के एंड्स जनरेट होते हैं तो इसी को आप बोल देते हो ब्लंट एंड। ठीक है, अब देखो इस चीज को मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं कि जब भी डीएनए में कटिंग कॉज होती है और यहां पर सपोज जैसे ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो जब यहाँ पर कटिंग कॉज हुई तो यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। सपोज ये आपका कटिंग कॉज होने के बाद कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। ठीक, सपोज ये आपका क्या है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। तो अगर हम मान के चलते हैं कि एक कटिंग आपकी यहाँ पर हुई है और दूसरी कटिंग आपकी यहाँ पर हुई है और कट होने के बाद
कटिंग कॉज होने के बाद डीएनए सेगमेंट थोड़ा दूर दूर चले गए। तो ये आपका कौन सा एंड था? ये आपका एंड था 5 प्राइम और ये एंड कौन सा था? 3 प्राइम। इसी तरीके से ये 3 प्राइम एंड था और ये 5 प्राइम एंड है। अब ये कटिंग कॉज होने के बाद तो ये कौन सा एंड है? 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। सेम एज इट इज़ ये कौन सा एंड हुआ? 5 प्राइम और ये कौन सा एंड हुआ? 3 प्राइम। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ये अनपेयर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहे, तो ये इससे एक दूसरे से बन रहे थे। अब यहाँ पर जो ये साइड बिल्डअप हुई है ना, इसी को बोलते हैं 5 प्राइम स्टिकी एंड। ठीक, तो यहाँ पर 5 प्राइम स्टिकी एंड भी बन रहे हैं और बेसिकली ये स्टिकी एंड है। ठीक है, अब यहीं पर जब डीएनए लाइगेज एंजाइम्स आप यूज़ करोगे तो बेसिकली क्या फॉर्म होगा कि डीएनए लाइगेज एक दूसरे को स्टिक कर देगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ कि आपके पास एक डीएनए सेगमेंट है, ठीक, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पर कटिंग एग्जैक्टली एक सेम पोजीशन पर हो रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि कटिंग कॉज होने के बाद डीएनए में कोई भी स्टिकी एंड जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो ये 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। तो ये बचा कौन सा? 3 प्राइम, 5 प्राइम, 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो यहाँ पर स्टिकी एंड्स फॉर्म नहीं हो रहे। तो यहाँ पर कैसे एंड है? ब्लंट एंड है। बात क्लियर है? तो जब भी रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम कहीं पर भी एक्ट करते हैं तो दो तरह के एंड फॉर्म करते हैं। कौन कौन से? एक स्टिकी एंड और एक दूसरा क्या है? ब्लंट एंड, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि स्टिकी एंड क्या होते हैं और ब्लंट एंड क्या होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम की अगर टाइप की बात करें, टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यहाँ पर 2 टाइप हैं, रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शंस एक्सोन्यूक्लियस जो हैं वो डीएनए के एंड न्यूक्लियोटाइड पर कटिंग कॉज करते हैं और एंडोन्यूक्लियस जो है वो एंड न्यूक्लियोटाइड को छोड़ करके किसी भी इंटरनल न्यूक्लियोटाइड पर कटिंग कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो और अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दो और साथ में साथ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। थैंक यू।